हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी एचएससी सीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जहाँ पर इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है, वहाँ पर ये वीडियो यूजफुल रहेगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी बची हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ मेरी आज की वीडियो। देखो बच्चों, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन, जब भी रिसोर्सेज से फिनिश्ड गुड को बनाया जाता है, यानी रिसोर्सेज का यूज करके कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। राइट, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिसोर्सेज का यूज करके ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स, ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है भाई, आपने दूध अलग था, चीनी अलग थी, चाय पत्ती अलग थी, उससे एक टी बना दी, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड बना दिया, टी बना दी। राइट, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन हुआ। ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन में पूरे यूनिट का किस चीज के लिए एक बैग बनाना है तो प्रोडक्शन हो रहा है, किससे, जूट से या किसी चीज से, चमड़े से सीधा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बैग बना रहे हैं। राइट, फिर है आप लोगों का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेटा जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो करा रही हूँ, फालतू का ज्ञान नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन से सीधा सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये लॉन्ग टर्म में होता है या शॉर्ट टर्म में। आप लोगों को याद रखना है शॉर्ट टर्म में। प्रोडक्शन में दो तरह की जो जीवन काल होता है फर्म का, दो तरीका माना गया है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोल लो, इकोनॉमिक्स में हम उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। राइट, और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन मतलब विद इन ईयर कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं। आप देखो, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है या लॉन्ग रन में, सीधे सीधे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन में हो रहा है तो वेरिएबल, कुछ वेरिएबल फिक्स भी होंगे और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल भी होंगे और कुछ फैक्टर्स फिक्स भी होंगे। जैसे एग्जांपल दो मैम, देखो बच्चों, सपोज करो आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो किसी बच्चे को भी नहीं पता था कि आज आपका बर्थडे है, तो अचानक से किसी एक बच्चे ने बता दिया या आपने किसी एक बच्चे को बता दिया, उसने पूरी क्लास को बता दिया कि आज आपका बर्थडे है। तो सारी क्लास की डिमांड हुई कि प्लीज आप ना पार्टी दीजिए। तो आपने क्या सोचा, ठीक है भाई, जो भी पार्टी, तो आपके पास जितने भी फैक्टर, जितने भी पैसे अवेलेबल है उसमें ही तो पार्टी दे सकते हैं, बिकॉज यू कांट प्लान योर बर्थडे, है ना, बर्थडे पार्टी। ठीक है, फिर है आपने क्या करा, आपने जो आसपास था आपके कैंटीन, उसमें गए, उसमें से जो भी स्वीट्स थी, जो भी समोसा वगैरह थे वो आपने परचेज कर लिए। अगर आपको पहले से पता होता कि पार्टी करनी है तो आप सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकते थे, मतलब कि आप जो भी समोसा की जगह कुछ और बनवा सकते थे। राइट, तो ऐसे वेरिएबल मतलब जो चेंज किए जा सकते हैं, फिक्स मतलब समोसे बने रखे और मिठाई में सिर्फ रसगुल्ला है तो आपको उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं फिक्स फैक्टर। यानी कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल, कुछ आप लोग वेरिएबल यानी चेंज हो जाता है। अब फिक्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट या ये सारी चीजें वो आगे आएंगी। राइट, समझ आया। फिक्स फैक्टर वो चीज जिसको आप छोटे से टाइम पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, जो फैक्टर फिक्स है, और वेरिएबल जिसे चेंज कर सकते हैं, राइट, उसे बोलते हैं। अब है आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका पार्ट है, तो आप लोगों को याद रखना है शॉर्ट रन का, और रिटर्न टू फैक्टर भी शॉर्ट रन का पार्ट है। राइट, अब बात है आगे, शॉर्ट रन में दो चीजें से होती हैं, सम फैक्टर फिक्स होते हैं और सम आर वेरिएबल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट रन में फैक्टर्स कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल होता है, क्योंकि जब लंबा समय होता है तो आप सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाते हो। मान लो किसी की शादी है 1 महीने बाद, तो अपने अकॉर्डिंग हलवाई करोगे, अपने अकॉर्डिंग टेंट वाला करोगे, अपने अकॉर्डिंग खाना बनवाओगे, तो सारे फैक्टर वेरी करेंगे, वेरिएबल होंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि जो भी अवेलेबल है भाई दे दो। ठीक है, वो कब होता है, जब टाइम कम हो। राइट, देखो चलते हैं आगे। अब है बच्चा, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, फिर है आपका एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन,
और एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ चीजें मैंने शॉर्ट में लिखी है तो आप लिख सकते हैं वीडियो के साथ। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, एम फॉर मार्जिनल प्रोडक्शन और एपी फॉर एवरेज प्रोडक्शन, राइट। अब ये रिलेशनशिप है। आप कहोगे मैम हमारा तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, हम क्यों सीखे इसको। अगर बच्चा ये चार्ट सीख लिया ना तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस। इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें 3 स्टेज है, पहले टीपी देखते हैं क्या कर रहा है, राइट। अगर ये समझ लिया ना और एग्जाम में आपके ये घूम रहा है और रिलेशन पूछ रहा है तो गलत होने का क्या 0 चांसेस है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और यहां से इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस, राइट। देखो पहली स्टेज, पहले जो टीपी है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। क्या याद रखना है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, फिर टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेज में बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ती हुई यानी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये घटती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट कम दर से बढ़ रहा है, तो घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और थर्ड स्टेज में टीपी मैक्सिमम है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। याद रहेगा, पहली स्टेज में टीपी क्या कर रहा है, पहली स्टेज में टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट घटती हुई दर से। फिर है थर्ड स्टेज में टीपी मैक्सिमम होता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आई होप याद रहेगा। अब आपको एपी, ये है आपका एमपी और एपी, राइट। जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, एमपी आपका फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, थर्ड स्टेज में आपका घटना शुरू हो जाता है और 0 हो जाता है सेकेंड स्टेज में। देखो फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ रहा है, ठीक है, सेकेंड स्टेज में एमपी 0 हो जाता है और थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है, राइट। समझ आ गया। देखो फर्स्ट स्टेज में जो रेड वाला है वो एमपी, फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ के यहाँ पे आ गया, सेकेंड स्टेज में एमपी बढ़कर 0 हो गया और थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो गया, राइट। हो गया, ठीक है, हो गया। 1 मिनट, बच्चा गलत तो नहीं बोला। हाँ देखो फिर से बता देती हूँ एक बारी। फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ गया, सेकेंड स्टेज में एमपी एपी के बराबर आ गया, थर्ड स्टेज में एमपी 0 होके नेगेटिव हो गया, राइट। समझ आ गया। देखो अब है ये आपका कौन सी स्टेज है भाई, हाँ ये है आपका एपी। एपी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, एपी फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेज में एपी एमपी के बराबर है, ठीक है, एमपी एपी के बराबर है और आपका थर्ड स्टेज में एपी घट रहा है, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा जब एमपी मैक्सिमम है, जब टीपी मैक्सिमम है तो एपी क्या कर रहा है, एपी और एमपी क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना है एपी तो घट रहा है, एपी तो डिक्लाइन हो रहा है और एमपी 0 है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा टीपी इज मैक्सिमम तो एपी क्या कर रहा है और एमपी क्या कर रहा है, तो आपको बता देना है एपी तो घट रहा है और एमपी तो 0 ही हो गया, ठीक है, ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे। सेकंड आपसे पूछा जाएगा जब टीपी मैक्सिमम है, हाँ मैक्सिमम का तो बता दिया, जब टीपी डिक्लाइन हो रहा है, टीपी डिक्लाइन हो रहा है, टीपी घट रहा है तो क्या कर रहा है, तो क्या होगा, फिर एपी तो घट ही रहा है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है और एमपी नेगेटिव हो गया। ये जब डिक्लाइन हो रहा है यानी घट रहा है तो क्या कर रहा है, ये तो नेगेटिव हो गया और ये घट रहा है, राइट। आपसे पहली स्टेज में जब टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा है यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा है तो एपी तो क्या है, एमपी क्या है, मैक्सिमम है, यानी एमपी बढ़ रहा है, मैक्सिमम है, और जो ये क्या है, एपी क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाएगा मैं नहीं, आपसे ये 2 सिचुएशन पूछी जाती है, रट लेना बच्चों। इसलिए ये बनाया गया है ये डायग्राम ताकि आप लोग समझ आ जाए इससे। भाई जब टीपी मैक्सिमम है, टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, ये मैक्सिमम है ना, तो ये पूछेगा एमपी क्या कर रहा है, एमपी 0 पड़ा है भाई, ठीक है, और एपी क्या कर रहा है, एपी घट रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है जब टीपी डिक्लाइन हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है ना, तो एमपी तो क्या है, नेगेटिव है, नीचे आ गया ना इस लाइन से तो नेगेटिव है, और एपी क्या कर रहा है, घट ही रहा है, राइट। एक आपको याद रखना है जो एमपी है, एमपी 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है, और एपी याद रखना है कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होता, एमपी नेवर भी 0। जब नेवर 0 ही नहीं होता तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। एपी नेवर भी 0,
ठीक है। बच्चा जैसे ही प्रोडक्शन का कर्व है ना, जैसे प्रोडक्शन आया तो हमने लगा दिया टी के पीछे पी, टोटल प्रोडक्शन एमपी, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन, राइट। जब कॉस्ट आएगी ना तो इसी के पीछे टी के पीछे सी और एम के पीछे सी और ए के पीछे सी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, सी लगा देंगे, बाकी रिलेशन इनका यही रहेंगे। मान लो वो पी हटा के और सी लगा दे और आपसे रिलेशन पूछ रहे हैं, भाई सेम रहेंगे, सेम सेम सेम। और अगर यहां पे टी की बजाय यू लगा दे, चल यूटिलिटी तो आपके चैप्टर में है ही नहीं, यानी प्रोडक्शन और कॉस्ट में बस कर्व की शेप में फर्क होता है, रिलेशन सेम रहता है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बता दिया इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से, एक तो ये दो रिलेशन, एक ये वाला क्वेश्चन कि एमपी कैन बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। एमपी जीरो नेगेटिव हो सकता है बट एपी कांट बी जीरो, ठीक है। जब जीरो ही नहीं होगा तो एपी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। याद रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने करवाया, वरना ये चार्ट मैं क्यों बनवाती, ठीक है। और मुझे आपकी मैम को कुछ रटवाना अच्छा नहीं लगता है, दैट्स वाई मैं कॉन्सेप्ट समझा के तब चीजों को करवाती हूँ, राइट। कल थोड़े मैंने शाम को वीडियो बनाई थी ना, तो पूरा पढ़ाते पढ़ाते थक चुकी थी, तो एनर्जी इतनी नहीं थी, तब मैंने वो वीडियो वहीं पे खत्म करना सही समझा। अब ये सेकंड पार्ट है, ये भी मैं आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगी, राइट। आप देखो बच्चा, कप डगलस फॉर्मूला, कप डगलस फॉर्मूला क्या है बच्चा, देखो कप डगलस, ये भी प्रोडक्शन का, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार, क्या पता आपके एग्जाम में भी रखा मिले। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही करवाऊंगी, फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी। देखो बेटा, कप डगलस एक आदमी था, एक पर्सन था, एक इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, जिन्होंने प्रोडक्शन के फंक्शन पे काम किया। इन्होंने दो फैक्टर बताए, एक अल्फा और बीटा। क्या बताया? अल्फा और बीटा। आप अगर बुक से पढ़ने लगोगे ना भाई, कभी समझ नहीं आएगा ये वाला, सही बता रही हूँ। इसलिए आपको पास एक गाइडर और एक टीचर का होना जरूरी है। आपका कोर्स लेंथी है, हार्ड नहीं है माय डियर। अगर आपको सही टीचर, सही गाइडर मिल जाता है तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। मैं बोलती हूँ, अगर मेरे कोर्स में कोई बच्चा आया है तो 60, अराउंड 60, अगर कोई एवरेज बच्चा है तो 50 प्लस तो आराम से ले जाएगा। तो प्लीज आइए। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं, चलो आगे बताती हूँ, ये बात आगे बताती हूँ, ठीक है। पहले कप डगलस पे बात करते हैं। देखो कप डगलस जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनका फॉर्मूला इंपेरियल स्टडी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये अमेरिका के हैं, ठीक है, इसका नाम से ही पता चल रहा है इनके। अब इन्होंने 2 टाइप्स के इनपुट्स बताए, अल्फा और बीटा, राइट। अल्फा यानी ये बोलता है प्रोडक्शन, वैसे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, वो चीज उस स्लाइड में रह गई, ये देखो, एक मिनट, हाँ ये देखो, मैंने ये लिख रखा था, भूल गई। प्रोडक्शन के वैसे 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लैंड मतलब भूमि, लेबर मतलब श्रम, कैपिटल मतलब क्या? पूंजी, इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर होते हैं भाई। प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है, फैक्टर मतलब चाहिए होती है 4 चीजें, क्या क्या? लैंड भूमि, लेबर, ठीक है, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले क्या मिलता है आप लोग बताओगे? रेंट। लैंड अगर हम किसी की यूज करते हैं तो रेंट देते हैं ना, और लेबर के बदले वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हैं, पूंजी किसी से लेते हैं तो ब्याज देते हैं, और इंटरप्रेन्योर यानी कोई उद्यमी है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उद्यमी को यानी इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल के बदले पूंजी मिलती है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, पूंजी के बदले इंटरेस्ट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती है, और लैंड के बदले रेंट मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, बट कप डगलस जी क्या कहते हैं? प्रोडक्शन के 4 फैक्टर नहीं, प्रोडक्शन के 2 फैक्टर मानता है। कौन सा? लेबर और कैपिटल। भाई ठीक है, लेबर को मानता है कि 75% चाहिए, कैपिटल को मानता है कि 25% चाहिए, ठीक है। जो कप डगलस जी है वो लेबर को ज्यादा महत्व देते हैं, 3/4, ठीक है, 3/4 यानी 75%। 100 का 75%, 100 का 75, 3/4 होता है ना, तीसरा हिस्सा होता है ना, और कैपिटल को 25% यानी 1/4 मानते हैं। अब आपका क्वेश्चन कहां से आता है? एक तो यही पूछ लेता है कप डगलस फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, आप बोलोगे प्रोडक्शन से। और वो कितने फैक्टर मानता है? 2 फैक्टर। कौन कौन से? अल्फा बीटा। अल्फा बोला जाता है अपने लेबर को, और बीटा बोला जाता है कैपिटल को, राइट। तो अल्फा और यानी लेबर और कैपिटल, राइट। फिर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से या तो यहां से या यहां से। ये स्लाइड को भाई रट
लेना और आज के बाद भूलोगे ही नहीं। वैसे भी मैम तो ऐसे इतने अच्छी तरह से करा रही है आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? आप बोलोगे भाई इक्वल टू 1 है ना, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है। रिटर्न टू फैक्टर है तो वो शॉर्ट रन में होता है। रिटर्न टू स्केल है कि स्केल मतलब मापना, मापोगे तो तभी ना जब टाइम होगा। बस इतनी बात याद रखना। ये क्या है? लॉन्ग रन का है। रिटर्न टू स्केल होगा ना तो लॉन्ग रन होगा, रिटर्न टू फैक्टर होगा ना तो शॉर्ट रन होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मेरे बच्चों, प्लीज आप लोग मत होना। मैं जो एनर्जी लगा रही हूं उसका बेनिफिट उठाना मेरे बच्चों। रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन में, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में। स्केल मापना लॉन्ग रन में, तो यहां पे क्या आ रहा है? रिटर्न टू स्केल, तो ये लॉन्ग रन का है, राइट। अब देखो कहता है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, राइट। ठीक है, अब है a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा है, तो क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ के एक से ज्यादा है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ के लेस देन है, एक से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर, सीधा सीधा। प्लीज इसको गलत मत करना। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई के ऊपर लिख दिया जाए 20 और सी के ऊपर लिख दिया जाए 30 और आपसे पूछा जाए कब डगलस फॉर्मूले से बताओ प्रोडक्शन का फंक्शन, तो आपको पता है, मैम ने बताया कब डगलस का, मैंने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों संख्या को जमा कर दोगे, यानी 50 आ जाएगा। 50, ठीक है, ये पॉइंट में लिखे जाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि सीधा सीधा लिखा जाए। अगर देखो, अगर पॉइंट में लिखा गया तो पॉइंट 50 तो एक से कम हो गया, तो आप क्या बता दोगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर एक से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आप बोल दोगे। अगर क्वेश्चन में जैसा पूछा गया, अगर ये 50 आ रहा है, पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक से ज्यादा हो गया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसा मान लो अगर इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते, इसका क्वेश्चन भी करना दे देते, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उन दोनों को जमा करना है। आई होप समझ आया है, प्लीज समझ लेना। अगर एक बार में ना आए तो वीडियो को दोबारा से सुन लो, ठीक है। प्लीज बच्चों, यहां से आपके टिपिकल से लेकर इजी क्वेश्चन तक बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स को एग्जामिनर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उनको अच्छी लगती है और बच्चों को टिपिकल लगते हैं, दैट्स व्हाई वो इंक्लूड करेगा। आप अगर मेरी इस वीडियो को 4-5 बार देख लेते हैं एग्जाम तक, तो आपका कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अब है लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मैं पहले ही बता चुकी हूं, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। बेटा एक सेकंड रुकना, मैं एक बार देख लेती हूं कैमरा सही चल रहा है क्या। हाँ जी, ठीक है। देखो, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल बता चुकी हूं, ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। रिटर्न टू स्केल कहां होता है? लॉन्ग टर्म में। स्केल कहां होता है? लॉन्ग टर्म में। अगर लिखा होता है फैक्टर रिटर्न टू फैक्टर्स, तो ये शॉर्ट रन में, ठीक है। याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जाता है, पागल नहीं हूं मैं, बार बार बोल रही हूं, ठीक है। देखो, अब फिर है आप लोगों का रिटर्न टू स्केल में 3 केस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहां पे मतलब बता देती हूं, जब जितना पैसा हमने लगाया है, जितना इनपुट हमने लगाया है, उससे आउटपुट ज्यादा हो। मान लो हमने लगाए प्रोडक्शन के लिए, हमने कोई चीज बनाने के लिए, फैक्ट्री में पेन बनाने के लिए मैंने लगाए 1000 रुपए और मुझे उससे पैसा कमाया मैंने 1200 रुपए, तो जितना लगाया उससे ज्यादा आया ना पैसा, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मैंने 1000 लगाए बट मेरा रिटर्न आया 800, तो ये क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर मैंने लगाए 1000 और आया भी 1000, तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इससे आसान कोई पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता बेटा, मुझे ऐसा लगता है। आई होप किसी ने पढ़ाया होगा, बट स्टिल मैं तो कह रही हूं कि मैं आप लोगों को ईजी करवा रही हूं, ठीक है। शायद एसएससी सीईटी में तो नहीं पढ़ाया होगा, देखते हैं आगे। अब है बच्चों कोस्ट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा एक्सप्लिसिट कोस्ट कौन सी है। एक्सप्लिसिट मतलब ऐसी कोस्ट, एक्स मतलब बाहरी, ठीक है, एक्सप्लिसिट कोस्ट।
ऐसी कॉस्ट जो हमें दूसरों को पे करनी पड़ती है। मान लो मेरा बिजनेस है, मान लो मेरी ये ऐप है और मैं टेक्निकल इश्यूज के लिए मैंने बंदों को हायर करा, ठीक है, तो वो पैसे मेरे को बिजनेस से बाहर देने पड़ेंगे ना किसी और बंदे को, उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, मैं टीचर हूं, अगर मैं टीचर नहीं होती और मैं फिर भी एजुकेशन चैनल खोलती तो मुझे टीचर हायर करने पड़ते, राइट, ठीक है। अब अगर हायर करके किसी को पैसे दे रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अब मैं टीचर हूं, मुझे किसी को पे नहीं करना, मेरा ही है ये, तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपनी चीजें अपने बिजनेस में यूज करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, वही चीज, तो जो बाहरी लोगों को पे करनी पड़ती है उसकी अकाउंटिंग करना अकाउंटिंग कॉस्ट, राइट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या मतलब है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आप लोगों का इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों आती है, यानी इसके अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो पैसे खर्च हुए हैं, चाहे बाहरी चाहे अंदर, यानी किसी ने अपने लिए यूज करा या किसी बाहर के बंदे को दिया, तो भी उसे इकोनॉमिक कॉस्ट ही बोला जाएगा, यानी पैसों के रूप में जो भी खर्चा हुआ है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। देखो फोरगोन कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, फोरगोन, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट, देखो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सपोज करो आप लोगों की एसएससी सीईटी मेंस क्लियर हो गया और आपके पास दो ऑप्शन आए, या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग सकते हो, दूसरा ऑडिटर इंस्पेक्टर लग सकते हो, ठीक है, ऑडिटर लग सकते हो, राइट। आपके पास दो ऑप्शन आया, इनकम टैक्स जो था भाई, ये तो हो सकता है कि कोई अपनी चॉइस पे जाए ना, ये वाली नहीं सोचते। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कोई प्राइवेट जॉब है और एक तो लग रही है घर के पास है, बिल्कुल घर के पास लग रही है, उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं 50,000, और जो घर से दूर है ना, बहुत दूर है घर से, और आपको पूरा घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बच्चे भी वो करेंगे कि बच्चों को ले जा नहीं सकते ऐसा कुछ, ठीक है, और मतलब वही सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएगी, वहाँ पे मिल रहे हैं आपको 80,000 रुपये, ठीक है। तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे, 50,000 की, आई होप, है ना, 50,000 वाली की पैसे भले ही कम हो पर शांति से मिल जाए, शांति से चला जाऊं, शांति से फैमिली के साथ रह लूं, है ना। तो ये वाली जो जॉब मिली है वो किसके सेक्रीफाइस से, इसका सेक्रीफाइस करा है, तो इस वाली जॉब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 80,000, ठीक है। जो ऑप्शन चूज करा ना उसका उल्टा अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, राइट। ऐसे ऑप्शन देके भी पूछ सकता है। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपनी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ऐसे बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या सैक्रिफाइस कॉस्ट, या फिर कॉस्ट फॉरगोन, राइट। याद रखोगे ये वाला जो आप लोगों की इनकम फॉरगोन बोलते हैं इस वाले को, और कॉस्ट फॉरगोन होती है शंक कॉस्ट। शंक कॉस्ट ऐसी, एक बार ये भी बता देती हूँ, शंक कॉस्ट ये भी पूछ लेता है। शंक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो डूब गई, मान लो कोई बिजनेस करा, कोई घर बनाया, तो उसमें नींव रखी जा रही है यानी खुदाई हो रही है, उस टाइम जो कॉस्ट लगी क्या वो वापस आएगी लौट के, ऐसी कॉस्ट जो दोबारा कभी उसका फायदा नहीं होगा, वो डूब गई, डूबत लागत, उसे बोलते हैं शंक कॉस्ट, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं, हाँ अब अकाउंटिंग कॉस्ट कैसे, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट पहले ही बता चुकी हूं, और इकोनॉमिक कॉस्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों होती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज बच्चों, अगर आपको मान लो कोई चीज बता रही हूं मैं और एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को देखें, अगर फिर भी आपको कुछ बोरिंग लग रहा है तो दोबारा देखें, क्योंकि मैं कराई वही रही हूँ जो एग्जाम में सीधे सीधे रखे मिलते हैं चीजें, और आपको रखी मिलेंगी। मैं PYQ स्टडी के बाद ही आप लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है। आप देखो आगे, फिर है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है, टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, टोटल रिवेन्यू, ये TR मतलब टोटल रिवेन्यू है बेटा, कहीं आपको शॉर्टकट समझ में ना आए। टोटल रिवेन्यू यानी जितना पैसा आया है, टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, राइट। अब देखते हैं आगे, देखो बच्चों, अब है आप लोगों का टोटल कॉस्ट कैसे निकाल जाती है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस, ठीक है। टोटल कॉस्ट, कुल लागत। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैम ये तो इंग्लिश में है, बेटा मैं समझा तो हिंदी में रही हूँ ना, तो प्लीज आप लोग कर लीजिए, बिकॉज मैंने वही रीजन बताया आपको, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत। कुल लागत में दो चीज इंक्लूड होती है, एक तो फिक्स स्थिर लागत और वेरिएबल कॉस्ट, यानी पता नहीं वेरिएबल को क्या बोलते हैं, देखो फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ
20 अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो भी स्थिर रहेगी, प्रोडक्शन घटता है तो भी स्थिर रहेगी। जैसे एग्जांपल दो मैम, जैसे अगर आपने कोई एक शॉप ली है, उसके लिए मतलब शॉप के लिए आपको अपना स्पेस नहीं था, आपने रेंट पे कोई जगह ली है। आप अगर शॉप में 10,000 का सामान बेचोगे तो भी रेंट उतना ही रहेगा, अगर आप 20,000 का सामान बेचोगे तो भी रेंट उतना ही रहेगा, और बिल्कुल सामान नहीं बिकेगा तब भी रेंट वाला यूं क्या देगा, भाई फ्री में दे दे, कोई बात नहीं, मत दियो रेंट, नहीं होगा ना। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ ना बढ़े, घटने के साथ ना घटे, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर बोला जाए फिक्स्ड, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है एक बार बताऊंगी आगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाए और प्रोडक्शन के घटने के साथ घट जाए, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन, प्रोडक्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशन, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बढ़े और प्रोडक्शन घट रहा है तो घटे, उसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। और ये फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना फिक्स कॉस्ट इन यूनिट्स, इन यूनिट, एक यूनिट में फिक्स कॉस्ट इन यूनिट, तो इनकी डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। ठीक है, समझ आया। अगर इन यूनिट लिखा हो तो इनकी डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। ठीक है, यानी ये फिक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, राइट। यानी ये प्रोडक्शन के साथ घटेगा और प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा और ये फिक्स हो जाएगा। आई होप समझ आया, नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो। अब है फिक्स कॉस्ट, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिली थी, या तो इसे टीएफसी भी बोल सकते हैं और टीवीसी भी। ठीक है, अब टीएफसी का अदर नेम क्या है, यानी फिक्स कॉस्ट का अदर नेम सप्लीमेंट्री कॉस्ट। जब आप एक क्लास में रहते हो और आपके सप्लीमेंट आ जाते हैं तो फिक्स हो जाते हो ना वहीं पे, तो ऐसे याद कर लो, फिक्स कॉस्ट का ही दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस है ये, और अनअवॉइडेड, भाई रेंट तो देना ही पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी शेप ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, टीएफसी हॉरिजॉन्टल होती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब टीवीसी जो प्रोडक्शन के घटने के साथ घटती है और बढ़ने के साथ बढ़ती है, राइट। टीवीसी कैसे निकाल जाता है, टीसी माइनस टीएफसी, भाई ऐसे निकाल जाता है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, या फिर वीसी ऐसे भी एवीसी से भी निकाल जा सकता है, एवीसी इंटू क्यू। अगर यहां मैं पूछूं आपसे एफसी कैसे निकाला जा सकता है, तो एएफसी इंटू क्यू। ठीक है, टीएफसी एएफसी से भी निकाला जा सकता है, समझ आ गया। और इसका जो शेप है टीवीसी का, इनवर्स एस की तरह होता है। बेटा क्वेश्चन आता है आपसे सीधा पूछा जाएगा टीवीसी की शेप क्या होती है, इनवर्स एस कैसे, तो सीधा क्वेश्चन आता है, प्लीज समझ लेना, रट लेना, अगर ना समझ आए तो रट लेना। ठीक है, एसी बता चुकी हूँ, एसी जैसे टीसी दो चीजों से मिलके बना है, एफसी प्लस वीसी, ऐसे एसी भी एएफसी और एबीसी से मिलके बना है। और इसी पे ये पूछा जाता है आपसे, एसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या तो एसी पे बनता है या फिर ईडी इज इक्वल टू 1 पे बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार बार एसएससी में भी पूछा गया है, आप लोगों के एचएसएससी में भी पूछा गया है, प्लीज पढ़ लेना इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपना ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 पे बनता है या फिर एसी पे बनता है। ठीक है, फिर आप लोगों का एबीसी की शेप क्या होती है, एबीसी यू शेप की होती है। देखो जहां पर भी एफ आ गया ना, वो ना तो यू शेप की होती है ना एस शेप की, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, एसी आपका ए की जितने भी है वो यू शेप की होते हैं। ठीक है, एबीसी एटीसी, एटीसी क्यों शेप की होती है, यू शेप की होती है, क्योंकि इसका ये जीरो नहीं हो सकता, टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल तो होता ही है ना उसके अंदर। ठीक है, यू शेप, एमसी भी यू शेप, एसी और एमसी यू शेप की होती है आप लोगों की। ठीक है, और एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में जैसे ये दोनों कॉस्ट तो किससे मिलके बनी है, एफसी प्लस वीसी से, इसमें भी एफसी प्लस वीसी, या लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वीसी आता है, एफसी नहीं आता, यानी मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट नहीं आती है, याद रखना। मार्जिनल मतलब मार्जिन हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा है। ठीक है, तो उसे वीसी आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला भी टीसी डिवाइड बाय क्यू, चेंज इन टीसी यानी टीसी में जो चेंज हो रहा है, ये डेल्टा चेंज को बताता है, चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। इसका शेप भी यू शेप होता है, और टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हाँ यहां बताती हूँ। देखो आपसे पूछा जाए एमसी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टोटल कॉस्ट, एक मिनट, टोटल कॉस्ट जब 2 यूनिट बना रहे तो टोटल कॉस्ट 2 यूनिट बना रहे तो टोटल कॉस्ट 200 है। ठीक है, अब 3 यूनिट बना रहे तो टोटल कॉस्ट 300 है।
तो आपसे पूछा जाएगा एमसी बताओ यानी मार्जिनल कॉस्ट बताओ। तो आपको सीधा क्या करना है, इन दोनों में पहले जो बना रहे थे और इसमें चेंज, यानी 300 में से 200 गए 100, सीधा भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन लंबा है, ये तो सीधी वाली थी, लेकिन क्वेश्चन लंबा है तो आप चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला। चेंज इन टीसी यानी टीसी में कितना चेंज है 100 का, और क्वांटिटी कितनी है आप लोगों की भाई, चेंज टीसी का और क्वांटिटी कितनी है, कितना चेंज है क्वांटिटी में, पहले 2 बना रहे थे अब 3, 1 का, तो 100 आ गया। आई होप समझ आया। ठीक है बेटा, चीजों को समझोगे तो कभी गलत नहीं करोगे, प्लीज आप लोग समझना। ठीक है, अब है आप लोगों का लॉन्ग रन। अब ये जितने भी कोर्स करके आए हैं ना, ये शॉर्ट रन की थी। अब लॉन्ग रन में कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा बोलना है। लॉन्ग रन में जितने भी कर्व होते हैं, जो ऐसी कर्व होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोला है कि आपसे पूछा जाएगा इनवेलोप कर्व या फिर प्लानिंग कर्व किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे लॉन्ग रन एसी। आपसे सीधा सीधा ऑप्शन दिया जाएगा इनवेलोप प्लानिंग कर्व कौन सा है, ऑप्शन एसी शॉर्ट रन, एसी लॉन्ग रन, टीसी वीसी। तो एसी लॉन्ग रन इज योर आंसर। ये सीधा सीधा पूछा जाता है, प्लीज इसको, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन के एसी को इनवेलप या फिर प्लानिंग कर्व कहते हैं, लिफाफा वक्र। हिंदी में लिफाफा वक्र किसको कहते हैं, लॉन्ग रन का एसी, लॉन्ग रन का औसत लागत, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट, हर भाषा में बता दी है मैंने आपको। ठीक है, और शॉर्ट रन में मैंने आपको 3 कॉस्ट बताई, कौन सी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिलके बनता है एफसी प्लस वीसी, एवरेज कॉस्ट मिलके बनता है किससे बता, वो भी एफसी प्लस वीसी यानी एवीसी और एएफसी। ठीक है, इनके सामने भी टी लगा देना। ठीक है, अब आपका एफसी हॉरिजॉन्टल होता है, वीसी इनवर्स एस होता है, और एफसी को सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या फिर अनअवॉइडेबल भी बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट बता चुकी हूँ। इधर एवरेज कॉस्ट 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एटीसी एवीसी, दोनों यू शेप के होते हैं। एमसी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बना होता है, फिक्स कॉस्ट उसमें नहीं आती है, इसको वेरिएबल कॉस्ट को एमसी भी बोल सकते हैं। राइट, समझ आया। फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, एक क्वेश्चन करके भी बता चुकी हूँ। लॉन्ग रन का एसी को ही इनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व बोलते हैं। देखो बच्चों, मैंने बहुत इजीली करवाया, बहुत। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बता के चलती हूँ। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जब हम एक चीज प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी लागत, अब हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं कोई चीजों का, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आप लोगों का न्यूज़पेपर। जब आप लोग डेली रूटीन में एक पेपर भी लेने जाते हो प्रिंट आउट, आपसे वो 5, 10, 7, 8 रुपए ले लेता है। अब सोचो इतना बड़ा पेपर 2 या 2.5 रुपए का कैसे मिलता है आप लोगों को, कैसे मिलता है? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा, आई होप नहीं सोचा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से मिलता है ना वो, या फिर किसी से मिलता है। क्यों? और फिर भी जो वो कंपनीज है वो फायदे में चल रही होती है। क्यों चल रही होती है बताओ? एक पेपर का आप प्रिंट आउट लेने जाते हो तो 5-7 रुपए ले लेते हो, है ना, लगा लेते हो, लेकिन इतना बड़ा पेपर, न्यूज़पेपर क्यों चलता है बताओ? एक तो उसकी सेल है ना बहुत बल्क लेवल पे होती है, इसलिए उसकी कॉस्ट निकल जाती है बहुत बल्क लेवल पर। ठीक है, और दूसरी बात, जो न्यूज़पेपर है वो किस चीज़ से कमाती है? वो सेलिंग से नहीं, बल्कि किससे कमाती है? एडवर्टीजमेंट से। राइट, अमिताभ बच्चन जी एडवर्टीज कर रहे हैं, कंपनीज डाल रही है अपने एड्स, वो कंपनीज पैसा पे करती है। राइट, आगे चलते हैं, तो उसे ही बोलते हैं जब चीज़ें कम कॉस्ट पे मिले, जब बल्क में चीज़ें प्रोडक्शन किया जाए, जब मास प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, हमारा कॉस्ट कम हो जाती है, टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, और आप लोगों का क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया मेरे बच्चों। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोगों को करवाने की। ठीक है, देखो अब है आप लोगों का लास्ट टॉपिक, मार्केट्स। अब बच्चे ना मार्केट से इतने घबराते हैं, इक्विलिब्रियम ये वो, इस स्लाइड के बाद, इस वीडियो के बाद बिल्कुल नहीं घबराओगे, फिर उसके बाद बताऊंगी आप लोगों के लिए क्या बात बताने वाली हूं मैं। ठीक है, देखो मार्केट क्या है। मार्केट मैं बताया था कि इकोनॉमिक्स में आम बोलचाल की भाषा में तो मार्केट एक प्लेस है, बट इकोनॉमिक्स में प्लेस नहीं है जहां पे बायर सेलर मिलते हैं, दैट इज मार्केट। ठीक है, अब मार्केट कितने तरीके की होती है आप लोगों की? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, अब मैं बताऊंगी इनके मतलब, फिर समझ आएगा आपको ये चार्ट।
ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको पूरा कोर्स ऐसे ही इजी लैंग्वेज में करना है तो प्लीज ज्वाइन माय कोर्स, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल करवाना थोड़ा मुश्किल है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सरप्राइज आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब ये कैसे? सब्जी मंडी में जाते हो, गोभी खरीदते हो, एक के पास गोभी लाल, एक के पास पीली, एक के पास हरी, ऐसा होता है क्या? नहीं, सबके पास गोभी सेम ही मिलेगी, राइट? सेम ही मिलती है। वो अलग बात है, कोई पॉलिश वॉलिश करके चमका के और डब्बे में पैक करके और फालतू के बेच देता है, लेकिन गोभी तो सेम ही होगी ना, ठीक है। वैरायटी थोड़ी बहुत हो सकती है बट वैसे तो सेम ही होगी, राइट? अब अगर एक बंदा बेच रहा है गोभी 20 रुपए किलो और दूसरा बेच रहा है 200 रुपए किलो, तो 200 रुपए किलो वालों की बिकेगी? नहीं बिकेगी। उसी मार्केट को क्या बोला जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। अगर मार्केट का कोई क्वेश्चन आता है और परफेक्ट कंपटीशन आया तो आपको याद रखना है सब्जी मंडी। अगर याद कर ली ना तो सारे ऑप्शन से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर नहीं याद कर पाए तो मुश्किल भाई, क्या है ये, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है। ये क्या है? सब्जी मंडी। अब बहुत सब्जी मंडी में बहुत सारे फार्म, कितनी होती है? बहुत सारी होती है भाई, बहुत सारे बेचते हैं। अब एंट्री, सब्जी मंडी में एंट्री लेना मुश्किल होता है ना भाई? कोई भी लगा लो अपनी रेडी, कल तुम लगा लो, है ना? तो इजी होता है एंट्री करना। अब बताओ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब होमोजीनियस। कैसे प्रोडक्ट होते हैं? एक जैसा दिखने वाले या अलग अलग दिखने वाले? एक जैसा दिखने वाले। मैम पालक सबके पास एक जैसा दिखता है, वो अलग बात है ताजी बासी का है, लेकिन दिखता तो एक जैसा ही है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी एक जैसा, एक समान। होमोजीनियस मतलब एक समान, ठीक है। डिमांड कर्व। अब भाई ये चीज, सॉरी बेटा, ये चीज आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन इसलिए यहीं से ये क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चों को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डिमांड कर्व कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक। कल समझाया था आपको वीडियो में, फिर से बताऊं कि जो अभी पर्टिकुलर जो प्राइस है उस पर तो डिमांड अनंत होगी, थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई तो डिमांड 0। एक बंदा 20 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, दूसरा 25 करते ही सारी अम्माएं 20 वाले पे पहुंच जाएगी। तो यानी जो एक जैसी प्राइस है उसमें तो जो डिमांड है वो अनंत है। अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई तो 0, राइट? उसे बोलते हैं ईडी, यानी परफेक्टली इलास्टिक। यही तो था, हॉरिजॉन्टल कर्व होता था, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती थी, वही चीज है। फिर है सेलिंग कॉस्ट। क्या बेचने के लिए एडवर्टीज करनी पड़ती है? गोभी ले लो, गोभी ले लो, ऐसा करना पड़ता है भाई? थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, गूंगे का नहीं भी कम बिकता है, बट एडवर्टीज तो नहीं करें। अमिताभ बच्चन जी को तो नहीं बुलाना पड़ता ना, आओ जी गोभी ले लो, गोभी से ये फायदा नहीं होता ना, ठीक है। इज इट क्लियर? हो गया। अब आप बहुत सारे इंटेलिजेंट प्राणी क्या कहेंगे, मैम क्या मिल्क बास्केट और ये जो वाले इजी डे वाले और ये सब वाले क्या ये वेजिटेबल्स की एडवर्टीज नहीं करते? बेटा ये करते हैं, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मली बात हो रही है, ये वाली अलग चीजों में आ जाती है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। परफेक्ट मार्केट यानी सब्जी मंडी को ध्यान में रख के सारी चीजें हो जाएगी इजिली। कुछ रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ेगा, मेरे साथ तो नहीं रटना पड़ेगा। अब देखो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली, एक सेलर बहुत सारे खरीदार, एक अनार 100 बीमार। अब देखो कैसी चीज है। अब यहाँ पे मोनोपोली जब पढ़ते हो आप लोगों को रेलवे याद करना है, आपको बिजली विभाग याद करना है। बिजली विभाग अभी तो थोड़ा थोड़ा होने लगा है, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन, लेकिन बहुत टाइम तक फिर भी कुछ ही चीजें है ना, मतलब कुछ ही, मतलब एक ही सेलर बेचता है, बाकी सारे खरीदने वाले होते हैं, बाकी सारे खरीदने वाले होते हैं, राइट? खरीदने वाले एक सेलर, बहुत सारे खरीदने वाले। एक अनार 100 बीमार, समझिए कौन? रेलवे हो गया, बिजली विभाग हो गया वो। तो मोनोपोली में क्या? मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक बेच रहा है, बहुत सारे खरीद रहा है, ठीक है। फर्म एक है, बायर बहुत सारे हैं, सेलर एक है और बायर तो बहुत सारे है ही, बिजली बहुत लोग खरीदते हैं। अब डिफिकल्ट, अब मोनोपोली में जो एंट्री है, हर कोई, तुम बिजली बना सकते हो? कल से मैं बिजली बना रहा हूं, नहीं हो सकता ना भाई। अगर बनाना भी चाहते हो तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो वाली चीजें है ना, तो डिफिकल्ट एंट्री लेना, ठीक है। फिर है यूनिक, जो प्रोडक्ट है उनका एक जैसा है, सब हर कोई बिजली बनाता है, नहीं, यूनिक है भाई, अलग है। फिर है इनका जो, देखो मोनोपोली में मैंने आपको बताया इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, आप लोगों को कुछ यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने मोनोपोली के 2 एग्जांपल बताया, एक तो इंडियन रेलवे और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। इंडियन रेलवे में जो सीट होती है वो स्लीपर होती है ना, स्लीपर होती है ना भाई। इंडियन रेलवे में जो अपना स्लीपर की सीट हम बुक करवाते हैं, जाते हैं तो स्लीपर, तो ऐसे डिमांड कर
स्लीपर, 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 स्लीपर कहाँ होती है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे किसका एग्जांपल है? मोनोपोली का। तो जो स्लीपर डिमांड कर हुआ वो किसका हुआ? मोनोपोली का। मैं तो ऐसे लर्न करती थी बेटा, ठीक है, हो गया। अब है सेलिंग कॉस्ट। इंडियन रेलवे ने सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज कराई है? ना कराई भाई, नो कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, राइट। याद रखोगे, अरे भाई एग्जाम्पल से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब देखो मोनोपोलिस्टिक, भाई बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर, ठीक है। अब पेन बेचने वाली एक दुकान है क्या? ऐसे प्रोडक्ट जो देखने में, जो काम करने में तो सेम है, दिखने में, कलर में, साइज में, इन सब में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट, साबुन, हमाम, लक्स और भी लिरल, लाइबॉय, बहुत सारी शैम्पू, बहुत सारी साबुन आती है, शैम्पू भाई कौन कौन से, सनसिल्क और क्लिनिक प्लस और पता नहीं कौन कौन से, डंड्रफ, हेल्थ एंड शोल्डर, डंड्रफ बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब ये सारे शैम्पू आते हैं, तो जो काम तो सेम करते हैं बट डिफरेंट होते हैं, किसमें? कलर में, साइज में और मतलब खुशबू में, समझ रहे हो? मतलब उन चीज़ों में चेंज होता है। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, याद कर लेना, हमाम, साबुन, लक्स और ये सब सारे प्रोडक्ट जो दिखने में एक जैसे हैं, बट लक्स की प्राइस है 48 रुपये, डिटॉल का प्राइस है 10 रुपये। क्यों? थोड़ा चेंज होता है, किसमें? खुशबू में, ठीक है। मतलब कोई लोग उसको लेना पसंद करते हैं, वो आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें किसमें आती है? बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, मैनी सेलर और मैनी बायर, ठीक है, याद रखना है। इसमें कोई भी बंदा कुछ भी, आज से हम साबुन बनाने लग जाए, कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। एंट्री वो क्या है? इजी है एंट्री। जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं? नहीं जी, लाइफ बॉय दिखती है आपकी वाइट दिखती है, डिटॉल आपकी ऑरेंज दिखती है, ऐसे तो डिफरेंट होते हैं प्रोडक्ट। यानी हेट्रोजीनियस को ही डिफरेंट बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब विभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न मतलब हिंदी में देख लेना भाई, ठीक है। इंग्लिश में हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब इसका डिमांड कब? फ्लैटर होता है। साबुन कैसी होती है? फ्लैटर होती है, फ्लैट होती है साबुन, ठीक है, फ्लैटर होता है इसका डिमांड कर। और इसमें जो सेलिंग कॉस्ट होती है, हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट होती है। अमिताभ बच्चन जी नहीं कि तो साबुन और शैम्पू बेचते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट यानी उनको 2 करोड़ 3 करोड़ दिए हैं तब वो ऐड कर रहे हैं, चाहे उन्होंने खुद यूज नहीं करी हो पर ऐड कर रहे हैं, राइट, समझ आया? ओके, देखो आगे, 1 मिनट बच्चा। देखो ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली है आप लोगों का, हाँ, ओलिगोपोली जिसमें बहुत सारे बायर होते हैं बट सेलर फ्यू होते हैं। फ्यू सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। ओह शिट, देखो अब देखो ये चीजें ना आपको ऐसे समझ आ जाएगी, कभी भूलोगे ही नहीं। फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन क्या था? सब्जी मंडी। मोनोपोली क्या था? इंडियन रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी। और मोनोपोलिस्टिक क्या थी? हमाम, लाइफबॉय, है ना। और आपका ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं, कम सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर। जैसे मैम पेट्रोल पंप, है ना, ओपेक, यानी जो ऑयल बेचने वाली 4-5 कंपनीज होती हैं, उनका समूह होता है और वो चीजें वो बेचती हैं चीजों को मार्केट के अंदर, ठीक है, समझ आया? अगर ओलिगोपोली को याद रखना है तो याद रखना ऑयल वाली, ओपेक, राइट। अब देखो इसमें एंट्री क्या? हर कोई पेट्रोल बेच सकता है? बेच तो सकता है पर बना तो नहीं सकता ना। क्या है? हर कोई पेट्रोल बना सकता है? नहीं बना सकता। कुछ कंपनीज को ही वो मिला हुआ है, राइट, कुछ कंपनीज ही कर सकती हैं। तो इसमें एंट्री क्या होती है? डिफिकल्ट होती है। फिर है जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं या अलग? इसमें सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, राइट। इसमें प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं और अलग भी, प्रोडक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो बोथ लिख रखा है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोनों हो सकते हैं। इसका डिमांड कर किंग्ड होता है भाई, जो कुछ ही कंपनीज बेच सकती है ना, यानी वो पेट्रोल के राजा हैं 4-5 समूह। अगर वो चाहे तो पेट्रोल की कीमत गिरा दे, चाहे तो बढ़ा दे और चाहे तो ना दे, हम कल से पेट्रोल ना बनाए, हम मैन्युफैक्चरिंग ना, तो वो किंग है। किंग से याद कर लो, किंग्ड, ठीक है, किंग्ड, कोई किंग्ड बोलता है, कोई किंग्ड बोलता है, ठीक है। और इसमें जो सेलिंग कॉस्ट होती है, हाँ होती है सेलिंग कॉस्ट इसमें, कभी कोई एडवर्टीज कराता कभी कोई, तो इसमें होती है। याद हो गया? मार्केट में कुछ और है कुछ याद करने का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद करो फिर से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली को फिर बता देती हूँ, कुछ सेलर होता है, बहुत सारे बायर होते हैं, डिमांड कर इसका किंग होता है। यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, फ्यू सेलर, बहुत सारे बायर, तो कौन सा है? ओलिगोपोली है,
राइट। इसका डिमांड कर्व किंग्ड होता है। मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है? मोनोपोली यानी अपनी इंडियन रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी, तो स्लीपर स्टीपर, ठीक है। और इसका मोनोपोलिस्टिक का फ्लैटर, और इसका हॉरिजॉन्टल यानी अपना परफेक्टली इलास्टिक, राइट। याद रखोगे, बच्चा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आगे, ये है इक्विलिब्रियम, दिस इज अ लास्ट टॉपिक। हाँ देखो, नहीं इसके बाद एक और स्लाइड है, देखो इक्विलिब्रियम इन मार्केट। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों को ना, भाई ये ऐसा लगता है, भूत लगता है कि समझ ही नहीं आता मैम क्या करें। अरे बच्चों सच बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को पता नहीं मैंने इकोनॉमिक्स कब पढ़ी थी। थैंक यू माय टीचर कि इकोनॉमिक्स उन्होंने मेरे को इतना अच्छा पढ़ा दिया कि मेरे को आज तक भी याद है कॉन्सेप्ट वाइज, राइट। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में आप मेरे को याद करोगे, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम इन मार्केट, इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम हो रहा है यानी इक्वल हो रहा है। याद रखना, जब कुछ भी इक्वल हो रहा है ना तो इक्विलिब्रियम हो रहा है। संतुष्टि यानी उपभोक्ता संतुष्टि बोलते हैं। मार्केट में इक्विलिब्रियम, कुछ ना कुछ संतुष्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ इक्वल हो रहा है, राइट, उसे बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मार्केट। अब दो टर्म होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है बच्चा? लॉन्ग टर्म क्या होता है? जो एक साल से ऊपर। और शॉर्ट टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, शॉर्ट टर्म बोल लो, शॉर्ट रन बोल लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में रन बोला जाता है, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि बेटा अकाउंट्स में पढ़ाती हूँ, राइट। देखो बच्चों, मैंने ना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, क्रैश कोर्स को बच्चों के अकॉर्डिंग ही लाया है और उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करने की कोशिश करी है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दो। जितना हो सकेगा बच्चा मैं यूट्यूब पे लाने की कोशिश करूंगी, बट क्योंकि मेरा ये पेड कोर्स है तो मेरे बच्चों के साथ थोड़ा गलत होगा ना, इस वजह से। पर फिर भी स्टिल मैं लाऊंगी चीज़ों को, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कुछ भी, उन सभी को इतनी ईजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिले और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्या आप इतनी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करा देंगी, क्योंकि हमारा तो एग्जाम 22 को होने वाला है। तो मैं बच्चा हमेशा बोलती हूँ कि मैं करवा दूंगी। मैंने आपका टारगेट ले लिया है कि 12 से 14 जनवरी तक मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। ओके बच्चा, फिर आपको कुछ टाइम, अब एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स की ये 2 वीडियो देखने के बाद आपको कुछ मतलब पीडीएफ भी पढ़ने की जरूरत है? नहीं होगी। आपको 1-2 बार मेरी वीडियो सुनो। अरे भाई आप चाहो तो इन वीडियोस को कितनी बार सुन सकते हो, तो तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है तब तक उसको रिवीजन करते रहिए, वेट मत करिए बच्चा। ये सही तरीका होता है पढ़ने का। ये मान लो पढ़ लिया, इसके एमसीक्यू लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा हो रहे हैं या नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, फिर है आप लोगों का। देखो बेटा इस स्लाइड को ना बहुत अच्छे से समझना, मैंने इसलिए बीच में बात करने लग गई ताकि आप बोर ना हो थोड़ा। देखो इस स्लाइड को ना बहुत अच्छे से समझना, अगर एक बार में समझ आ गया कभी नहीं भूलोगे, अगर नहीं आया देखो इक्विलिब्रियम यानी संतुष्टि। जो मार्केट में संतुष्टि है ना फर्म्स की, वो कैसे होती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब ना शॉर्ट रन में यानी कम समय में देखेंगे और ज्यादा समय में देखेंगे, ठीक है। जो मार्केट में संतुष्टि कैसे होगी फर्म्स की, एक तो शॉर्ट रन में देखेंगे, एक लॉन्ग रन में देखेंगे। शॉर्ट रन में तीनों मार्केट, ठीक है, शॉर्ट रन में चारों मार्केट, सॉरी, कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ठीक है। और फिर लॉन्ग रन में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन दिया हुआ है आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें, ठीक है। तो शॉर्ट रन में तो चारों ही पढ़ेंगे, क्या पता आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो मेरे साथ समझते जाना है। जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, शॉर्ट रन में लोगों को संतुष्ट कब कब होगी? पहली स्टेज देखो, इसका मतलब मैंने शॉर्ट में लिख रखा, आप लॉन्ग में लिख सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जब बहुत सारे आसपास आप लोग सोचो, सब्जी बेच रहा है कोई, आपके सामने आया सब्जी बेच रहा है, उस सब्जी वाले ने बताया आपको भाई बहुत प्रॉफिट होता है सब्जी में, तो आपने भी सोचा मैं भी। अब जैसे ही प्रॉफिट होता है ना किसी मार्केट में, तो और भी नए एंट्रेंट मतलब न्यू एंट्रेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं हम भी आज से सब्जी बेचेंगे, ठीक है। अभी तक क्योंकि कम सब्जी वाले थे तो सब्जी वाले को क्या हो रहा था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर, यानी जो प्रॉफिट है वो सुपर हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। सुपर प्रॉफिट यानी नॉर्मल से भी ऊपर यानी सुपर, ठीक है, तो हो रहा था। फिर जैसे ही नए लोग आए ना, मैं भी सब्जी बेचूंगा करके, तो लोगों को क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। जैसे ही नए लोग आ गए तो नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, और जैसे ही और लोग आते गए तो भाई ये जो प्रॉफिट है ये लॉस में हो गया। अब कोरोना में सब लोग सब्जी बेचने लगे,
क्योंकि बिकी सब्जी रही थी। तो जो पहले जो लोग सब्जी बेचते थे उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता था, फिर जैसे कोरोना में थोड़े थोड़े लोग आए तो नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, अब तो सभी बेचने लगे तो नॉर्मल लॉस होने लगा, जो जिस कॉस्ट पे ला रहे हैं वो भी नहीं पूरी हो रही थी। ऐसा हुआ था लोगों के साथ, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, समझ आया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम के कितने केस? 3 केस मैम। फिर से, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम के परफेक्ट कंपटीशन में कितने केस? 3 केस। कौन से? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से भी ऊपर सुपर नॉर्मल, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर भाई आते गई तो नॉर्मल लॉस, राइट। अब चलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में एक ही बेचने वाला है, बाकी सब खरीदने वाले हैं। तो पहले हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पहले से ही सुपर नॉर्मल। इंडियन रेलवे में प्रॉफिट, मान लो सपोज करो, इंडियन रेलवे वैसे है ना हमेशा लॉस में चलता है, तो इंडियन रेलवे पर वैसे भी वो क्या करते हैं, पहले जो एंट्रेंस है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है भाई, सुपर से भी ऊपर, राइट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ एंट्रेंस आ गए तो नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि कुछ एंट्रेंस रिस्ट्रिक्टेड थी तो वो ज्यादा समय तक जम नहीं पाए, तो इसमें थर्ड स्टेज में क्या होगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोनोपोली में लॉस नहीं होता, मोनोपोली में लॉस नहीं होता क्योंकि बेचने वाले एक ही होता है। मोनोपोली में लॉस नहीं होता, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है, वो उनको दया आ जाए थोड़ी प्राइस कम कर दे तो नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है, और फिर दोबारा से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखना बच्चा, इसमें लॉस नहीं होता। अब मोनोपोलिस्टिक, पहले लोग कोई साबुन नहीं बेचता, सारी 5 भाई आई थी कपड़े धोने की, मम्मियां रगड़ती रहती थी, तो उस टाइम 5 भाई को क्या होता था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो भाई रिन भी आ गई, उसके बाद कितनी, और अरे कितने एरियल पेरियल कितनी साबुन आ चुके हैं, याद नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक का जमाना है, ठीक है। सुपर नॉर्मल के बाद लोगों को बहुत, पहले सुपर नॉर्मल 5 भाई को सुपर नॉर्मल हो गया, फिर बीच में सारी साबुन आ गई तो नॉर्मल, अब तो भाई हद हो गया, अब तो डिटर्जेंट आ गए हैं तो लॉस होने लग गया, राइट। समझ आ गया? यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में लॉस होता है, बट मोनोपोली में लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, और माय डियर यहां से हो जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। ओलिगोपोली में शॉर्ट रन में पहले ये तीनों में से ऑप्शन मिलेगा, या तो परफेक्ट कोल्यूजन होता है, या फिर प्राइस लीडरशिप होते हैं, या किंग डिमांड कर। ये तीनों पॉइंट रट लेना है। ओलिगोपोली में परफेक्ट कोल्यूजन होता है, जो प्राइस लीडरशिप होती है, जितना चाहे उतना प्राइस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये प्राइस को लीड करते हैं, और थर्ड किंग, ये राजा होते हैं, तो किंग डिमांड कर, राइट। आगे फिर है लॉन्ग रन। अब भाई मैंने बोला आपके सिलेबस में लॉन्ग रन में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, तो लॉन्ग रन यानी ज्यादा समय में बता चुकी हूं ना, शॉर्ट रन का चार्ट समझ आ गया। अब लॉन्ग रन में प्रॉफिट जो परफेक्ट कंपटीशन है उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, परफेक्ट कंपटीशन गेट इन लॉन्ग रन तो यानी सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन तो तीनों, ठीक है। कौन सा? सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल लॉस। बेटा बहुत अच्छे से समझा दिया, अभी भी समझ नहीं आया तो डब्बे हो तुम, मत जाओ एग्जाम देने, ठीक है। आप देखो, अब इसकी 2 सिचुएशंस होती है। एमसी कट्स यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। अब देखो इसका मैं बना के दिखा देती हूं, देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। आपका जो कॉस्ट कर्व होता है, एमआर कर्व होता है, वो ऐसे होता है। एमआर कर्व यहाँ पे एआर, सॉरी ये एमआर ऐसे होता है, एमआर टच हो रहा होता है, ये एमआर और ये एआर। अब ये कह रहा है जो एमसी कोस्ट होते हैं वो ऐसे काटती हुई जाती है, एमसी कोस्ट तो ऐसे काट रही है ना, तो कह रहा है एमसी कट्स, कौन काट रहा है? एमसी। किसको? एमआर को। कहां से? फ्रॉम बिलो से, यहां से नीचे से, ठीक है। यही इसने लिख दिया, अगर ये याद रह गया, अब वो ऑप्शन में दे देगा एमआर कट्स AR फ्रॉम बिलो, AR कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC कट्स, अरे भाई MC काटता है, MR और AR नहीं काटते हैं, याद रखना। अगर ये डायग्राम याद रह गया ना तो कभी भूलोगे ही नहीं, मैम ने बता भी दिया है। समझ आया? देखो फिर है MR इजिकल टू MC, ठीक है। MR इजिकल टू MC, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर MR इजिकल टू AR, ठीक है। MR इजिकल टू AR आएगा बेटा। चलो MC भी लिख लो, कई बार पेपर में देखने को मिला तभी लिखा होगा मैंने, MR इजिकल टू AR, ठीक है। ये चीजें देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली, और ये मैंने बता दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है, एक लाइन लर्न करने में कुछ नहीं हो रहा। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है,
ठीक है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट और शॉर्ट रन के तीनों केसेस मैं बता चुकी हूँ। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, ठीक है। मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस। ओलिगोपोली को परफेक्ट कोल्यूजन, फिर प्राइस, लीडरशिप और थर्ड इज किंग, ठीक है। तीनों चीजें बता चुके हैं। फिर से इससे अच्छे से कोई और नहीं कराएगा। आपके सामने बड़ी बड़ी पीडीएफ लेके आ जाएंगे और उसको पढ़ पढ़ के आपको पागल कर देंगे और आप लास्ट में क्लास में कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर अभी भी आना है आप लोगों को मेरे पास कि भाई आ जाते हैं लास्ट में, अच्छा रिवीजन करवा देगी ये मैम, बेटा मैं रिवीजन पर्पज से ये चीजें लेकर आई हूं। प्लीज मुझसे 2 क्वेश्चन बार बार ना पूछे। पहला कि मैम मेरे इतने नंबर है 50, 55 इतने नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा? बच्चा हाउ आई प्रिडिक्ट, मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं? बस मैं इतना कहूंगी कि प्लीज आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है प्लीज आप पढ़िए, क्योंकि सीईटी तो पहली बार हो रहा है ना ये, और आगे भी होता रहेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आज नहीं तो कल आपका होगा ही, अगर आप छोड़ दोगे नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैम कब तक हो जाएगा, मैम कोर्स कब तक हो जाएगा। प्लीज बच्चा, मैं आपके कोर्स में लगी हुई हूँ और बीच बीच में आप कॉल करते हो कि मैम ये कोर्स कब तक हो जाएगा, तो मेरे को कॉल उठाना, रिसीव करना और फिर ये सब करना पड़ता है, राइट। मेरी टीम भी परेशान हो जाती है। तो प्लीज आप ये मत बोलिए कि कोर्स कब तक हो जाएगा। आप ये, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ वीडियो में, आप मुझ पे ट्रस्ट करिए। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा पोर्शन इतनी इजी लैंग्वेज में 2 वीडियो में करवा रही हूँ, तो मैं आगे भी करवा दूंगी। मैं आपको 12 से 14 जनवरी तक आपका कंप्लीट करवा दूंगी माय डियर, अगर मैं जिंदा रही तो, ठीक है। मर गई तो बात अलग है, वरना क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेड होता है बच्चा, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं 12 से 14 तक करवा दूंगी, ठीक है। 14 जनवरी तक आपको कंप्लीट हो जाता है तो 22 को पेपर आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा, और मैंने इजी लैंग्वेज से करवाया है। दूसरी बात, आप लोग चाह रहे हैं ना कि मैं थोड़ा सा डिस्काउंट ले आऊं, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है मैम डिस्काउंट ले आओ। देखो बच्चा, मेरा 2000 का कोर्स है और मैंने आपको 1500 में अभी मिल रहा है, लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं इसमें भी डिस्काउंट दे दो क्योंकि कम टाइम है। तो बच्चा बस मैं आपको 300 और डिस्काउंट दे रही हूँ, ये आपको 1500 का कोर्स आज 1200 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं आएगा माय डियर। मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ, प्लीज मेरे टाइम की भी रिस्पेक्ट करिए आप लोग, और इससे कम में मैं नहीं लाऊंगी। अगर आपको पूरा कोर्स आपको रिवीजन करना है विद इन ये 10 डेज, तो आप आ सकते हैं मेरे कोर्स में, इनरोल करा सकते हैं। आपने जहां भी पैसे फूके, मुझे पता है बच्चों ने काफी ने बताया कि किसी जगह कोर्स ले लिया, उन लोगों ने पहले कोर्स ले चुके हैं। फिर बेटा मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो किस टीचर ने आप लोगों के साथ ऐसा किया है। हर टीचर की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा करे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज फिर से दोबारा से कोशिश करें, और मेरे पास आना चाहते तो आइए। मैं इतना डिस्काउंट और कर देती हूँ, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर सकती हूँ मेरे बच्चा, ठीक है। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है उसके बाद आपको मेरी ऐप पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, आपको 1200 का कोर्स अवेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो मुझे सही लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ सब्जेक्टों का रिवीजन वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप आइए सीखिए मुझसे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड करते हैं मेरी इस वीडियो का, मिलते हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम मेरे बच्चों, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा आज नहीं तो कल जरूर, ठीक है। जय सिया राम।